तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोस्तों सामान्य विज्ञान का दोस्तों एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। दोस्तों प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे आप MP TET, UP TET, SSC, बैंक, पुलिस, रेलवे और टीचर्स एग्ज़ाम सभी के लिए दोस्तों ये सामान्य विज्ञान की प्रश्नोत्तरी आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 14 है। इससे पहले दोस्तों हमने 13 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इनको देखते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। अर्थात दोस्तों गेंद का पथ बताना है, वृत्ताकार, त्रिज्यरेखी, परवलयाकार या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है परवलयाकार। दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, रेडियो प्रसारण के संबंध में AM का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों AM का फुल फॉर्म बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑर्बिटरी मॉड्यूलेशन, एनी एयर मूवमेंट और दोस्तों अनलिमिटेड मूवमेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दोस्तों A से एम्पलीट्यूड और M से दोस्तों मॉड्यूलेशन होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों A है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित में से दोस्तों वह व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। दोस्तों बताना, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर UR राव, डॉक्टर होमी भाभा और जो है डॉक्टर चिदम्बरम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जो है 25 जुलाई 2002 से और दोस्तों 2007 तक, 25 जुलाई 2002 से और दोस्तों 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे दोस्तों, और इन्हें ही दोस्तों मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल संकेतों को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है, अर्थात परिवर्तित करती है। डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र और दोस्तों चौथा डी ऑप्शन दिया दोस्तों प्रेरक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है दोस्तों निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है सिग्नल को। 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती क्योंकि यह नीले रंग सहित सभी रंगों को संक्रमित करती है, यह नीले रंग सहित सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, यह नीले रंग को अवशोषित कर लेती है, यह नीले रंग को संक्रमित करती है। तो दोस्तों जो नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है वो दोस्तों इसका राइट आंसर डी है, यह नीले रंग को क्या कर देती है दोस्तों संक्रमित कर देती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी। दोस्तों ब्लैक होल की घटना थी उसकी जानकारी बताना किस वैज्ञानिक ने दी थी। S चंद्रशेखर, JV नार्लिकर, मेघनाथ साहा और हरमान बॉन्डी। तो दोस्तों बताना ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी। तो दोस्तों ब्लैक होल की जानकारी S चंद्रशेखर या सुब्रमण्य चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने दोस्तों सबसे पहले ब्लैक होल घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों जो है वैज्ञानिक दिए हैं और उन्होंने किन चीज़ों का आविष्कार किया है ये बताना है। तो दोस्तों पहला दिया है दोस्तों एयर ब्रेक। तो एयर ब्रेक का आविष्कार किया था दोस्तों जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने। दोस्तों इसको याद रखना, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने। दूसरा दिया दोस्तों स्कूटर का आविष्कार किया था दोस्तों G ब्रॉडशॉ ने। किसने किया था? G ब्रॉडशॉ ने। गैस इंजन का आविष्कार किया था दोस्तों डायमलर ने और टाइप मशीन का आविष्कार किया था दोस्तों सोल्ज ने। तो दोस्तों ये जो है इस तरह की सही जोड़ी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 8वां देखते हैं, किसी बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या होता है। दोस्तों बताना बत्ती में तेल चढ़ने का कारण है तेल की श्यानता, तेल का दाब, तेल का पृष्ठ तनाव और दोस्तों तेल का घनत्व। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है C तेल का पृष्ठ तनाव।
दोस्तों बत्ती में जो दोस्तों जो है तेल की बत्ती होती है दोस्तों, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, केस नलियाँ जिसे दोस्तों केस नली कहते हैं। इन केस नलियों से होकर द्रव जो दोस्तों तेल जो है नीचे से ऊपर की ओर दोस्तों जाता है। तो दोस्तों ये घटना कहलाती है केशकात। केशकात में दोस्तों जो होता है द्रव के ऊपर चढ़ने व उतरने की क्रिया दोस्तों केशकात कहलाती है। इसी केशकात के कारण दोस्तों बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। तो अति चालक वह चालक है जिसका खाली जगह दोस्तों शून्य होता है। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, विभव, करंट, प्रेरकत्व और दोस्तों। तो अति चालक वह चालक होते हैं दोस्तों जिनका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। रेजिस्टेंस दोस्तों शून्य होता है, वो अति चालक कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु किसी बंद परपथ के विभव में परिवर्तन का योग शून्य होता है। किसी संधि पर पहुंचने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु जो थे वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्होंने जो है 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके एक दोस्तों चतुर्भुज बनाया था। और इस चतुर्भुज में दोस्तों 4 प्रतिरोध एक सिरों पर विभवांतर और एक सिरों पर दोस्तों धारामापी जोड़ा गया था। तो दोस्तों और बताया था कि संतुलन की अवस्था में किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, व्हीटस्टोन सेतु। और दोस्तों किसी बंद परपथ के विभव में परिवर्तन का योग शून्य होता है। तो दोस्तों ये थे 10वीं का राइट आंसर दोस्तों डी। 1 और 2 दोनों राइट आंसर हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 11वां देखिए, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर पहुंचते समय सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं होती। वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं दोस्तों। इसके बाद 12 देखते हैं, किसी तुल्यकालिक उपग्रह को पृथ्वी की सतह से दूरी लगभग है। दोस्तों बताना किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 36,000 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों तुल्यकालिक उपग्रह। दोस्तों ये ऐसा उपग्रह होता है जो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित ऊंचाई पर घूमता है और पृथ्वी के सापेक्ष दोस्तों स्थिर दिखाई देता है। इस उपग्रह को दोस्तों तुल्यकालिक उपग्रह कहा जाता है। लक्ष्य किसकी इकाई है दोस्तों बताना है। लक्ष्य दोस्तों बताना बल, ताप, द्रव्यमान और प्रदीप्त। तो दोस्तों लक्ष्य जो इकाई है दोस्तों वो प्रदीप्त की इकाई है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। लक्ष्य किसकी इकाई है, प्रदीप्त की। प्रदीप्त या दोस्तों इसी को रोशनी की इकाई भी कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे, जो प्रकाश की तीव्रता को मापती है। प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है दोस्तों। राडार का मुख्य रूप से उपयोग किसमें किया जाता है। वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसका जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15वां देखते हैं। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 15 में 50 कैलोरी, 15 कैलोरी, 0 कैलोरी या दोस्तों 25 कैलोरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सही है। 1 गिलास पानी पीने से हमें 0 कैलोरी दोस्तों मिलती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। बॉक्साइट के अयस्क है ये क्या है दोस्तों। सोने का, लोहे का, एल्युमिनियम का और तांबे का। दोस्तों बताना बॉक्साइट अयस्क किसका है। तो दोस्तों आपको याद रखना है बॉक्साइट जो है एक दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों। और इसका दोस्तों सूत्र होता है बॉक्साइट अयस्क का। इसका सूत्र आप याद रख लें Al2O3 इंटू 2H2। ये दोस्तों बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है। और दोस्तों ये एल्युमिनियम का अयस्क है, इसको आप याद रख देना। एल्युमिनियम का अयस्क है, इसी से दोस्तों एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसके बाद दोस्तों सिगरेट में धुएं के मुख्य प्रदूषक कौन है। 17वां बताना है सिगरेट में धुएं के मुख्य प्रदूषक कौन है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। जैसा कि आपको पता है सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डाइऑक्सिन व बेंजीन और इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों बी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ये दोस्तों सिगरेट में मुख्य प्रदूषक हैं दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके अलावा दोस्तों इसमें निकोटीन भी पाया जाता है और दोस्तों ये भी पाया जाता है। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है दोस्तों CO और बेंजीन का सूत्र होता है दोस्तों C6H6। ये दोस्तों बहुत प्रदूषक पदार्थ है दोस्तों, और ये जहरीली गैस भी है कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों। इसके जो है ये वाहनों से जो निकलने वाली गैस होती है दोस्तों, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। ये इसकी अधिक मात्रा होने से दोस्तों व्यक्ति की दोस्तों जान भी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों अगला देखते हैं 18वां। निम्नलिखित उपयोगों में से सही सुनिश्चित बताना। सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड प्रदूषण, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ओजोन रिक्तता। एक साइड दिए दांत, भोपाल गैस त्रासदी, अम्ल वर्षा और दोस्तों ये। तो दोस्तों जैसा कि पता है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये दोस्तों ओजोन जो आती है परत, ओजोन से जो सूर्य अम्ल वर्षा के लिए दोस्तों उत्तरदायी होती है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों? अम्ल वर्षा के लिए। और दोस्तों आपको पता है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये भोपाल गैस त्रासदी में दोस्तों इस गैस के रिसाव से हो जाता है। और दोस्तों फ्लोराइड प्रदूषण से दोस्तों होता है दांत। और दोस्तों ओजोन रिक्तता से दोस्तों होता है आपका चर्म कैंसर। ओजोन रिक्तता से क्या होता है दोस्तों? चर्म कैंसर। दोस्तों ओजोन रिक्तता में क्या है दोस्तों, जो सूर्य से आने वाले जो विकिरण हैं दोस्तों सीधे पृथ्वी तक आ जाती हैं, जिससे त्वचा संबंधी बहुत रोग हो जाते हैं। इन्हीं में दोस्तों एक रोग है चर्म कैंसर। ये दोस्तों ओजोन के खाली होने से ये घटना घट रही है। ओजोन दोस्तों हमारे समताप मंडल में पाया जाता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? न्यूटन, लुई पाश्चर, आर्किमिडीज और ये सभी। दोस्तों उत्प्लावकता का सिद्धांत बताना था, किसने दिया था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था दोस्तों, वो दिया था आर्किमिडीज ने। इन्होंने दोस्तों आर्किमिडीज ने बताया था दोस्तों, जब कोई ठोस किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो दोस्तों उसके भार में क्या होती? कमी होती है। भार में ये कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती। दोस्तों ये सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत था। ये उत्प्लावकता से संबंधित सिद्धांत है दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों 20वां। इंडेन गैस एक मिश्रण है। दोस्तों बताना इंडेन गैस किसका मिश्रण है? दोस्तों इंडेन गैस बताना किसका मिश्रण है? मीथेन एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इंडेन जो गैस मिश्रण है दोस्तों वो आपको पता है, वो है दोस्तों ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। किसका मिश्रण दोस्तों? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। दोस्तों ब्यूटेन का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों C4H8। इसको आप याद रखेंगे, C4H8। ये दोस्तों ब्यूटेन का सूत्र है C4H8। और दोस्तों प्रोपेन का सूत्र होता है दोस्तों वो होता है C3H8। तो प्रोपेन C4H10, ब्यूटेन का सूत्र होता है दोस्तों C4H10 और प्रोपेन का सूत्र होता है दोस्तों C3H8। इन दोनों का उपयोग दोस्तों इंडेन गैस में किया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो दोस्तों इसका आर है ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों इंडेन गैस का एक क्या है दोस्तों? मिश्रण है। प्रश्न क्रमांक 21वां पूछा गया दोस्तों, सही जोड़ी का मिलान करना है 21वां में दोस्तों। मार्फिन, बोरिक अम्ल, जर्मन सिल्वर, सोडियम। तो दोस्तों जो मार्फिन का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है एनाल्जेसिक में दोस्तों, दवाई बनाने में। दोस्तों जो बोरिक अम्ल है दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, बोरिक अम्ल का दोस्तों उपयोग किया जाता है दोस्तों एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह बनाने के लिए दोस्तों, एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने के लिए। जर्मन सिल्वर दोस्तों एक मिश्र धातु है, इससे सहायता से बहुत सारे बर्तन है, बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं। और सोडियम जो दोस्तों कैरोसिन तेल, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये क्रिया कर लेता है वायु से क्रिया कर लेता है, इसलिए इसको दोस्तों हमेशा कैरोसिन दोस्तों मिट्टी का तेल होता है, इसमें इसको रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 में फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन का जली विलयन है। किसका जली विलयन है? सोडियम टेट्राथायोनेट का, सोडियम सल्फेट का, अमोनिया सल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट का जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो हाइपोविलियन है वो दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट का विलयन होता है। फोटोग्राफी में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है और इसका सूत्र होता है दोस्तों Na2H2O3 Na2H2O3। इसको दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है दोस्तों। फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उसको आप अच्छी तरह से याद रखें, सोडियम थायोसल्फेट। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 देते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, न्यूटन ने और दोस्तों केपलर ने। तो दोस्तों सब आपको लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 में कि दोस्तों ग्रहों की जो गति के नियम दिए दोस्तों क्लास 11 में है कि ग्रहों की जो गति के नियम दिए दोस्तों वो केपलर ने दिए थे। केपलर ने दोस्तों ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे दोस्तों, इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखें। पहला नियम है दोस्तों, इनका पहला नियम है कक्षा का नियम। कौन सा नियम दोस्तों? कक्षा का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार जो है कक्षा में परिक्रमण करते हैं और सूर्य उसके जो है दोस्तों नाभिक में स्थित होता है। दूसरा नियम दोस्तों क्षेत्रफल का नियम, क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा नियम है दोस्तों परिक्रमण काल का नियम या समय, परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल का नियम। ये दोस्तों 3 नियम जो है केपलर द्वारा दिए गए थे। परिक्रमण काल के नियम में दोस्तों ये होता है कि जो आवर्त काल का वर्ग होता है वो दूरी के जो है तिथि घात के समानुपाती होता है। जब सूर्य चक्कर लगाता है दोस्तों तो उसके परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से पृथ्वी की सूर्य से जो ग्रह की दूरी के तिथि घात के समानुपाती होता है। तो दोस्तों 3 नियम दिए थे, कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम और परिक्रमण काल का नियम। दोस्तों ये तीनों नियम दोस्तों केपलर के नियम थे ग्रहों की गति के संबंध में दोस्तों, ये इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24वां देखते हैं, इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण में नहीं है। 24 में पूछा गया तो कौन सा एक कण जो है दोस्तों परमाणु कण में, तो दोस्तों कौन सा एक अणु परमाणु कण में नहीं है। इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन और दोस्तों न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी जो है जो परमाणु कण के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों ड्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोस्तों तीनों जो है आपके जो है एक परमाणु के मौलिक कण है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोस्तों तीनों मौलिक कण हैं और जो परमाणु होता है वो दोस्तों इन तीनों कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों माइनस ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर दोस्तों धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता दोस्तों, ये आवेश रहित होता है। तो परमाणु जो होता है दोस्तों 3 कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों कण दोस्तों परमाणु के मौलिक कण कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25वां है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जाता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से, प्रोटीन से, अकार्बनिक यौगिकों से और न टूटने वाले अणुओं से। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि जो पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं वो पॉलीमर से बनी होती हैं दोस्तों, पॉलीमर से बनी होती हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों ये जो है इनको नष्ट नहीं की जा सकती दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के दोस्तों टॉप 25 प्रश्न। दोस्तों आई होप यू दोस्तों आपको ये प्रश्न उत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे एक पुनः निवेदन है कि दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों शेयर करें। हम आपके लिए दोस्तों इसी तरह नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।